हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका से प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं वे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके और ध्यान से देखना और सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। ओके, इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद आदि के हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, और जो लोग अभी तक संसद के और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं वो जा कर के सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संसद। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग मंत्रिपरिषद से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, प्रधानमंत्री। ओके, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि वही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है, बताइए कितनी है? 25 वर्ष। ओके, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना ना होने की स्थिति में 6 माह के भीतर होना आवश्यक है। ओके, अगर देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, और अगर संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर में संसद का सदस्य होना आवश्यक होगा। ओके, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अतः भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? केंद्रीय सरकार में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित की गई हैं संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगी। आगे देखते हैं। देखिए, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले संसद करते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। कैबिनेट में सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर प्रधानमंत्री ही निर्णय लेता है। इसलिए लॉर्ड मार्ले, ठीक, ब्रैकेट में है मोर्ले भी, मार्ले का मोर्ले, ठीक, लॉर्ड मॉर्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है?
मोरले। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्यूर का। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार रैमसे म्यूर की देन है। म्यूर का मानना है कि अपने दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की अवस्था में आ जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? म्यूर ने। ओके, आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75(3), ठीक, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था? केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(1), ठीक, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना और संसद के किसी सदन का सदस्य न होना स्थिति में 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, हमने पहले बताया ना कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको संसद के किसी सदस्य का होना अनिवार्य है। अगर आप नहीं हैं तो 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा आपको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 75। ओके, अनुच्छेद 75 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। आगे देखते हैं। गाना आपको सुनाई दे रहा है? क्या ही बताएं, अगर नहीं सुनाई दे रहा है तब तो बहुत बेटर है, क्योंकि बहुत अच्छा गाना नहीं चल रहा है। ओके, शादी का सिस्टम लगता है, दूर है यहाँ से, करीब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर बज रहा है, लेकिन सुनाई दे रहा है यहाँ पर भी। चलिए ठीक है, मैनेज करते हैं। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो मैनेज करिए, नहीं सुनाई दे रहा है तो तब तो बहुत बहुत बढ़िया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्योंकि अच्छा गाना नहीं बज रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वे इस पद पर 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1950 तक रहे। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार। ठीक, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है भारत की संचित निधि को। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC। ठीक, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सितंबर से अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद की प्रथम बैठक जून 1962 ईस्वी में हुई। हाल ही में इस परिषद की 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 को आयोजित हुई। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत का मंत्रिपरिषद का नेता तथा संसद का नेता होता है प्रधानमंत्री। ओके, भारत के प्रधानमंत्री किन निकायों से वस्तुतः मुखिया होते हैं? नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद एवं भारतीय वन्य जीव बोर्ड। ओके, आगे देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है। संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ओके, देखिए, कौन सरकार का प्रमुख है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख। कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा सरकार अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। ओके, आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। ओके, हैं, ये तो प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। ये 2013 मॉडल है। ओके, 2013 बोले हैं। 2000 कितना होगा, लगभग 14-15 का है। तो भारत के
नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। ओके, अभी वर्तमान में वो हैं भी। आगे देखते हैं, किस राज्य सभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या होगी? 30 वर्ष। ओके, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। ओके, देखिए आगे देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा। पढ़िए, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या? कोई सीमा नहीं। ठीक, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? कोई सीमा नहीं। मनोहर पर्रिकर भारत के डैश, इनके बारे में भाई थोड़ा सा संशय है। देखिए, प्रश्नकाल 1 फरवरी 2017 में, ठीक, मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री थे। ओके, प्रश्नकाल में मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री थे। वर्तमान में मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री हैं। भाई 2017 की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम में मत लीजिएगा इसको। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? बताइए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ओके, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? प्रधानमंत्री के। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके साथ में होती है? केंद्रीय सरकार के। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, आ गया न्यायपालिका। ठीक, चलिए न्यायपालिका से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना ... के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1935। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है सरोज होमी कपाड़िया। ठीक, सरोज होमी कपाड़िया। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, 65 वर्ष। ओके, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष के बाद होती है। ठीक, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। ओके, 65 वर्ष। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष तक। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? एक मिनट, नहीं रिपीट नहीं हुआ।
चलिए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिकता आयु क्या है? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश। ओके, परमादेश रिट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी, जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है, ठीक, के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश रिट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या संविधिक कर्तव्य या दायित्व के पालन में चूक या इनकार करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131, अपीलीय अनुच्छेद 132 और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र 143, ठीक, प्राप्त है। ओके, भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 में, अपीलीय अनुच्छेद 132 और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 143 में प्राप्त है। वह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद या अन्य मामले में मूल अधिकारिता रखता है। संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने की अधिकारिता प्रदान करता है। अनुच्छेद 133 से 136 तक, ठीक, अनुच्छेद 133 से 136 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। आगे देखते हैं। देखिए, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतिम अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्चतम न्यायालय की सिविल, डांडिक या अन्य कार्यवाही के लिए दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है डी, सर्वोच्च न्यायालय। ओके, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 132, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 132, 133 एवं 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है और उच्च न्यायालयों में ऐसे मुकदमों को जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो को सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। ओके, आगे देखते हैं। संविधान की व्याख्या कौन करता है?
न्यायपालिका। ओके, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सलाहकार न्यायिक क्षेत्र का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निपटारा करने की शक्ति मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। साथ ही दो अथवा दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा तथा भारत सरकार एवं कुछ राज्यों का अन्य राज्यों के साथ विवादों का निपटारा करने की शक्ति भी मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 131। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? बताइए। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? बताइए। 10 वर्ष। ठीक। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 7 के अनुसार, यानी 7 के भीतर किसी न्यायालय या किसी पदाधिकारी के समक्ष प्रैक्टिस नहीं करेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश? बताइए। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 30। ओके, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 नियम की गई थी। ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 124 के तहत या फिर ऐसे कह सकते हैं, अनुच्छेद 124 में प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में संसद के सर्वोच्च न्यायालय अधिनियमों के माध्यम से इनकी संख्या में परिवर्तन किया गया। वर्ष 1986 के अधिनियम द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 26 कर दी गई। ओके, आगे देखते हैं। और इसके पश्चात अंतिम बार वर्ष 2008 के अधिनियम द्वारा 6 तारीख दूसरा महीना 2009 से लागू यह संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई। ओके,
मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 2009 में 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? 25। ओके, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? 25। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उपरोक्त प्रश्न वर्ष 2008 की परीक्षा में पूछा गया था। ओके, अतः तत्कालीन व्यवस्था के अधीन एक मुख्य के अतिरिक्त 25 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। अतः बी विकल्प सही है और वर्तमान में आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22। 15वें। ओके, भारतीय संविधान के 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। आगे देखें। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी न्यायालय में प्रैक्टिस कार्य नहीं करेगा। जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है, उस उच्च न्यायालय में भी वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व, ठीक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी समस्त विवादों के निपटारे की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार। ओके, आगे देखते हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की गई? गोलकनाथ का मामला, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। देखिए, इसमें कई ऑप्शन सही होने की संभावना है, इसलिए इसको स्टार बना दीजिए। बात हमारी सुनिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 374(2), ठीक,
374(2) के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष से अधिक का दंड दिए जाने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? 23 ऑप्शन नंबर ए सही। संविधान का अनुच्छेद 323। ओके, संविधान का अनुच्छेद 323 अधिकरण संबंधी उपबंध करता है। ठीक, संविधान का अनुच्छेद 323 अधिकरण संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 136 के तहत चुनौती दी जा सकती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इनमें? पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद फिर ऑप्शन बताइएगा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राज्यपाल। ओके, संविधान के अनुच्छेद 233(1) के अनुसार, ठीक, संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों के, ठीक, किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फिर से पढ़ दे रहे हैं। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करना है भाई, मिलान तो पहले से है, पढ़ भी लेते हैं इसे। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र कार्य क्षेत्र, ठीक, उच्च न्यायालय पौंडीचेरी मद्रास, अंडमान निकोबार कलकत्ता, लक्षद्वीप केरल, दमन एवं द्वीप मुंबई। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आप लोग ऐसे ही जान लीजिए मिलान तो हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक 22 सितंबर 2017 से भत्तों को संशोधित करना चाहता है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। भारत में 3 स्तरों में अदालतें होती हैं। ओके,
भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है जो कानून के अनुसार विभिन्न स्तरों पर देश की जनता को न्याय दिलाती है। भारत में मुख्यतः 3 स्तरों पर अदालतें होती हैं। भारत की शीर्ष अदालत नई दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय, ठीक, उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नीचे जिला अदालतें हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। ओके, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? भारत के महान्यायवादी। ओके, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं हम भी ना। भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उनका अंतिम व्याख्याता है? न्यायपालिका। ओके, 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक उच्च न्यायालय न्यायाधीश में संशोधन करना चाहता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन भाई। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा शर्तों की संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। इस विधेयक में भारत का मुख्य न्यायाधीश का वेतन लगभग 2,80,000 है। ठीक, बढ़ाने का प्रस्ताव। आगे देखते हैं, देखिए 2018 का इस टाइम पर और जो है बढ़ गए हैं सभी के मतलब वेतन भत्ते। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा शर्तों की संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश की पेंशन को प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि तक संशोधित करने की अनुशंसा करती है? इतना, ठीक, 16,80,000। आगे देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। ठीक, मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि उन मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों से सुनवाई जरूरी नहीं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिनकी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? याचिका का न्यायिक क्षेत्र। ओके, किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों को बाध्यकारी होते हैं? उच्चतम न्यायालय। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? राज्य सरकार से।
आगे देखते हैं। उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ। आगे देखते हैं। लोक अदालत के लक्ष्य क्या हैं? कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना, मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना, लागत और देरी को न्यूनतम करना। ओके। आगे है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? भारत के उच्चतम न्यायालय को। ओके। आगे देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों को पर्यवेक्षण कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। ओके। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।